हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई पुस्तक को लेके। दोस्तों, ये पुस्तक तो पुरानी ही है लग रही है, लेकिन मेरे पास अभी आई है। और ये इसलिए लाए हैं कि इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। इसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। सिंधी शायर की कविताएं हैं जिनको हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। ये है, और अनुवाद किया है गुल भाटिया साहब ने। ये उसकी पुस्तक का फोटो है, और ये इसका पीछे का पृष्ठ है। और अच्छी लग रही है, अच्छी किताब तो ये। और इसमें बड़ी बात यह है कि अ, बाल कवि बैरागी ने इसकी वो लिखी है भूमिका। और अपने उदयपुर के इकबाल हुसैन इकबाल ने भी इसके ऊपर अपनी कलम चलाई है। तो इसलिए भी ये अच्छी हो गई कि बाल कवि बैरागी इसके ऊपर लिखा है, तो नेचुरली थोड़ा अच्छी ही होगी। मैं थोड़ी सी भाटिया साहब के बारे में बात करना चाहता था कि ये जो गुल भाटिया हैं ये भी हैं तो सिंध के। इनका जन्म सिंध में हुआ 1936 में। और रोहिणी गांव में थे। और शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो जेकबाबाद प्राइमरी स्कूल में हुई। और उसके बाद म्यूनिसिपल स्कूल में इन्होंने वहीं से मिडिल स्कूल पास किया, मिडिल। और फिर विभाजन हो गया तो भारत चले आए। भारत में आकर के पहले बैतूल जा कर के रुके ये। बैतूल मध्य प्रदेश में एक जिला है, हमारे मित्र हैं वहाँ पे डॉक्टर सुनीलम, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसी जिले में है, जो विधायक रहे 2 बार। और वहाँ से इन्होंने पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई की। और फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए। शायद वहाँ से इन्होंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पे भी की। और उसके बाद ये कोटा से जो है मैट्रिक सिटी हाई स्कूल कोटा, और स्नातक वहाँ से किया हार्वर्ड कॉलेज कोटा से। और फिर इन्होंने नौकरी भी की अजमेर में बैंक के अंदर। और ये जो है फिर नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर हो गए। तो 1986 में वहाँ से सीनियर सुप्रिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। और आजकल ये उदयपुर में रह रहे हैं, सेक्टर 14 में। तो ये संक्षिप्त सा इनका परिचय है। और इसमें इंटरेस्ट यही है कि पार्टीशन के पहले वो पैदा हुए, और पार्टीशन में इधर आए, और फिर उन कविताओं का अनुवाद किया जो पार्टीशन का प्रभाव जिनके ऊपर है। तो हमारे साथ ये हर बार की तरह हेमेंद्र चंडालिया हैं। और हेमेंद्र चंडालिया प्रोफेसर थे अंग्रेजी में जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में। अच्छे कवि हैं और अच्छे व्यंगकार भी हैं। हमारे यहाँ चेतक सर्कल लिखते हैं, आप सब पढ़ते ही होंगे। तो इन यही बात करेंगे इस किताब के ऊपर, गुल भाटिया साहब के अनुवाद की पुस्तक पे। तो मैं इनको, चंडालिया सर को ये दूँ माइक, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आज वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और अच्छा बेहतर करने की और प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों, आप साहित्यकार मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि हम लगातार साहित्य पे भी बात कर रहे हैं। और अगर हम साहित्य पे बात कर रहे हैं तो दूसरे साहित्यकारों का भी नंबर आ सकता है कभी बातचीत करने में। तो सब्सक्राइब जरूर करें।
चंदारिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। और आप ये किताब लाए हैं, तो एक तो ये किताब आपने क्यों सेलेक्ट की बात करने के लिए, और इसमें क्या विशेषताएं हैं और क्या कविताएं वगैरह जो हैं उस पर हम जानना चाहेंगे। तो आप शुरू करें। नमस्कार साथियों। पुस्तक चर्चा श्रृंखला में ये तीसरी पुस्तक आपके बीच लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। पहले हमने रमाकांत उद्भ्रांत जी की चयनित कविताओं की बात की, उसके बाद रघुवीर असनानी जी की जो पुस्तक थी हालात, उस पर बातचीत की, और आज गुल भाटिया साहब द्वारा अनुदित रचनाएं। ये किताब जिसका शीर्षक है तेरा तुझको अर्पण, गुल भाटिया जी ने ही मुझे दी, और 2-4 बरस हो गए उस बात को। तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान के जो सिंधी शायर हैं और वहाँ से माइग्रेट होकर जो भारत आए और भारत में रहने लगे ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ रहते हुए लिखा, उनकी रचनाओं को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो कई ऐसे तार हमको मिलते हैं जुड़ते हुए जो इंसानियत को करीब लाने का काम करते हैं। राजनीतिक बहसों में चाहे पाकिस्तान को एक शत्रु राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया जाता रहा है, उसके अपने ऐतिहासिक कारण भी हैं, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी के रूप में अगर मैं सोचूं तो राजनीतिक ये लगता है कि दोनों तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस राजनीति से ऊपर उठकर इंसानी भावनाओं और संवेदनाओं की बात करते हैं और आपस में एक परिवार की तरह जीते हैं। तो इधर भी सिंध के बहुत से लोग हैं और सीमा के उस तरफ भी। तो जो प्रमुख रचनाएं इसमें हैं, मैं उसका ज़रा सा उल्लेख आपके सम्मुख करूं कि लगभग 46 कवि ऐसे हैं जो भारत में रह रहे हैं, जिनकी रचनाओं को गुल भाटिया साहब ने चुना है, और कुछ कवि जो पाकिस्तान में हैं और उन्होंने वहाँ रह कर के लिखा है, तो वो लोग भी हैं लगभग 16-17। और पाकिस्तान के एक प्रमुख कवि नारायण श्याम, उनकी अनेक रचनाओं का चयन गुल भाटिया साहब ने किया है, और एक तरह से एक ऐसा संकलन उन्होंने तैयार किया है जिसमें सरहद के दोनों ओर के सिंधी भाषा के कवि अपनी अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। इस किताब को चुनने का जो आशय है वो बड़ा ऐतिहासिक भी है और समसामयिक भी। जब विभाजन हुआ देश का तो उसमें पंजाब का जो हिस्सा था पाकिस्तान का, वहाँ के लोग जब आए भारत में तो उनको एक राज्य पंजाब मिल गया अपने लिए। उधर बंगाल में जो विभाजन हुआ तो बंगाल से जो लोग आए उनको अपना एक बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल भारत में मिल गया। वो तो प्रांत के विभाजन हुए थे ना दोनों। सिंध की जो स्थिति थी वो थोड़ी भिन्न थी। सिंध के लोग जब भारत में आए तो उनको भारत में कोई सिंध नहीं मिला, और इसका ये परिणाम हुआ कि वो पूरे देश में बिखर गए, और जहाँ जहाँ वो रहे उन्होंने अपने तरीके से अपने व्यवसायों का विकास किया और अपने आप को स्थापित करने का काम किया। अभी गुल भाटिया साहब की जो यात्रा का वर्णन सेठ साहब कर रहे थे, उसमें ये स्पष्ट हुआ कि वो एक यायावार की तरह अलग अलग जगहों पर जाते रहे और अलग अलग जगह शिक्षा प्राप्त की, नौकरी की, और अंत में उदयपुर आकर के उन्होंने अपना स्थायी निवास यहाँ बनाया। तो जो विभाजन की त्रासदी और विभाजन का दर्द सिंध के लोगों ने महसूस किया, उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उसका दर्द कुछ ज़्यादा इसलिए था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए, और इसलिए सिंधी भाषा का महत्व मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि इसको संरक्षित करने के लिए जितने प्रयासों की ज़रूरत अभी है
उतने प्रयास शायद होते दिख नहीं रहे। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था तब एक अपनी शोध छात्रा को मैंने यही विषय दिया था, द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन इन माइग्रेंट सिंधी ऑथर्स, और उसी सिलसिले में भाटिया साहब से भी परिचय हुआ और उनके माध्यम से मुझे इस पुस्तक को पढ़ने का मौका मिला। ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि इस किताब को लेकर के है। और इससे पहले कि मैं इन रचनाओं की बात करूं, मैं हमारे दोस्त इकबाल हुसैन इकबाल साहब ने जो इस पर टिप्पणी लिखी है उसका एक अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि ये पता लग सके कि वो जो उदयपुर के जाने माने शायर हैं वो इन रचनाओं के बारे में क्या कहते हैं। इकबाल साहब लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं जनाब गुल भाटिया जी को इस हाय नफसी के दौर में ऐसी खिदमत को सर अंजाम देने के लिए उनकी जिंदा दिली, उनके लाजवाब जज्बे को सलाम करता हूँ और फिर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जो सिंधी अदीबों के कलामों की आसान ज़बान में बड़ी संजीदगी और दानिश्वरी से तर्जुमानी की है, काबिल तारीफ़ है। बहुत आसान है आईने के पेश नज़र खुद समझ जाना, बड़ा दुश्वार है लेकिन आईने की रूह में उतर पाना। तर्जुमा निगारी यानी अनुवाद आसान काम नहीं है। ये काम ठीक वैसा ही है जैसे शमा को जलते देख उसके साथ जलना, उसी तरह पिघलना। और जैसा सेठ साहब ने कहा, हिंदी के जाने माने कवि बाल कवि बैरागी जी ने भी एक टिप्पणी इस पुस्तक पर की है और उन्होंने लिखा है कि गुल भाटिया ने जिस गंभीर काव्य निष्ठा के साथ सिंधु सरिता की लहरों जैसी हिंदी में अनुदित किया है वह एक अभिनंदनीय काव्य कर्म है। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बस पढ़ते ही जाएंगे, न कोई कविता छूटेगी न कोई पंक्ति। मुख्य बात यह है कि कविताओं के छंद, मीटर, शैली, मात्राएं स्पष्टतः अलग अलग हैं, किंतु प्रत्येक कविता में उसकी आत्मा व्यवस्थित और सुरक्षित बोलती है। तो ये टिप्पणी इन्होंने की है बाल कवि बैरागी जी ने। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करता हूँ कि मुख्य रूप से दो शायरों का जिक्र इन्होंने किया है, नारायण श्याम जो बड़े शायर हुए हैं और शेख अयाज। उसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी भी है कि नारायण श्याम भारत आए, आकर के यहाँ रहने लगे और उनके मित्र थे शेख अयाज, वो भी बड़े शायर हैं पाकिस्तान में। तो जब 1965 का युद्ध हुआ तो उस समय शेख अयाज ने एक कविता लिखी और उसमें उन्होंने ये लिखा कि उनके जो मित्र हैं नारायण श्याम वो भारत में हैं, तो भारत की ओर वो बंदूक कैसे उठाएं। उन्होंने लिखा, उस पर मैं कैसे बंदूक उठाऊं, उसको मैं गोली कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं। उस पंक्ति और इस कविता के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लगभग 1.5-2 साल पाकिस्तान की जेलों में रहना पड़ा। तो मैं शुरुआत में जो बात कह रहा था कि देखिए मित्रता का जज्बा जो है, प्रेम का जज्बा, और जो साहित्य के लोग हैं वो संवेदना के स्तर पर ही जीते हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और संभवतः जितनी कटुता राजनीतिक कारणों से होती है उसको समाप्त करने का काम अगर कोई करेगा तो वो साहित्य ही कर सकता है। तो कोशिश तो बीच में बहुत तो वो मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, उसकी बात पहले भी हुई है और मुझे लगता है आज तो इस दौर में और ज्यादा बहुत लोग पाकिस्तान गए यहाँ से, दुनिया से भी आए यहाँ पे, दुनिया के पैमाने पर भी ये होनी चाहिए। जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई है, आप देखिए कि अनेक परिवार ऐसे हैं जिनका आधा हिस्सा रूस में है, दूसरा हिस्सा यूक्रेन में है, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच है। तो ये जो दुश्मनियाँ हैं, जो युद्ध है, जो इस प्रकार के टकराव हैं, उनको ख़त्म करने का एक तरीका साहित्य हो सकता है। मैं सबसे पहले नारायण श्याम की एक गज़ल से बात शुरू करता हूँ जो गुल भाटिया साहब ने जिसका अनुवाद किया है, और बहुत ही सामयिक बात है, बहुत ही प्रासंगिक बात है जो वो इस गज़ल में कह रहे हैं। वो कहते हैं, तुमको चिंता धर्म की, ईमान की, क्यों करोगे फिक्र तुम इंसान की। कितने चमके रात को चाहत के चांद,
ओ अंधेरा बन गई चांदनी अरमान की, बत्तियां अंधेरे से भी पहले जल रही, परवाह किसी ने न की तूफान की, और आदमी ने किया रोशन दिया जिस रोज, हो गई हमको मैसर रोशनी इम्कान की। तो इस तरीके से ये एक गज़ल है जिसका सबसे पहली गज़ल के रूप में अनुवाद करके गुल भाटिया साहब ने इसको सम्मिलित किया है, और बहुत सारी रचनाएं हैं। नारायण श्याम की ही एक और रचना है, कहाँ वह स्वर्ग, और उस रचना में वो कहते हैं कि जिंदगी मौत का एहसान जान, गर्दन झुका जीने वाले मरना जाने न जीना, जीने की यह जगह यह दुनिया न जिनको भासती, करे मौत के बाद जिंदगी का इंतज़ार, मरने के बाद क्या है ग्रंथों में लिखा है, हकीकत का पता तुझको न मुझको, मगर वे दोनों आंख मूंदे और कान बंद किए ले रहे, एक सुंदर और संगीतमय स्वर्ग का सपना है, मरने के बाद नील गगन के शून्य में भटकें न वे नींदी आत्माएं, कहाँ वह स्वर्ग, होंगे स्वर्ग के सपने जहाँ पूरे। तो बहुत ही अच्छी रचना, और ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी अन्य देश का शायर ये बात कह रहा है। भारत में भी ऐसी अनेक रचनाएं आपको मिल जाएंगी जिसमें मनुष्य अपने जीवन के परे स्वर्ग, नर्क और दूसरी दुनिया की बातें करते हुए दिखाई देता है। इन कविताओं में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो हिंदुस्तान के शायर हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख, जैसा मैंने कहा आपको, शेख अयाज हैं। शेख अयाज की कुछ रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं। उनमें से एक मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि यह संग्राम, इस शीर्षक से एक कविता है। यह संग्राम सामने है नारायण श्याम, मैंने जिसका उल्लेख किया कि अभी जो भारत में उनके एक मित्र पाकिस्तान कवि थे। यह संग्राम सामने है नारायण श्याम, उसके मेरे कौल वही हैं, बोल वही हैं, वह कविता का धनी धुरंधर, मेरे भी अटखेल वही हैं, घाट वही हैं, ढोल वही हैं, हृदय वही, हिंडोल वही हैं, उस पे मैं कैसे बंदूक उठाऊं, उसको मैं गोली कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं। तो ये एक जो द्वंद्व है कवि के मन का अपने मित्र के प्रति, उसका चित्रण इस कविता में है। और जैसा मैंने कहा, इस कविता के कारण ही शेख अयाज को गिरफ्तार कर लिया वहाँ सरकार। बहुत सारे लोग हैं, चाऊ ताऊ चाचा भतीजे, हाँ, तो जैसे इधर भी उधर भी है। एक और कविता है मेरे पौत्र, वो भी शेख अयाज की कविता है, और उसमें उनका जो उदार एक कवि मन है उसका चित्रण हमको देखने को मिलता है। वो कहते हैं, मेरे पौत्र तुम जिस समय युवा होकर अपने लिए सोच सको, तो मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि तुम जो भी भाषा पसंद करो उसी में बात करना, जिस देश की भी छाया तुझे भाए उसी में रहना, जिस फिरके में तुम अपनापन महसूस करो उसी में शामिल होना, और मैं तुम्हें पूरा अधिकार दे रहा हूँ कि जो भी मज़हब तुम्हें अच्छा लगे उसको अपना लेना, और किसी ईश्वरीय सत्य को तुम मानो या न मानो ये तुम्हारे अधिकार में है। मैं तुम्हें वर्षे में सिर्फ सोच की आज़ादी दे रहा हूँ। शानदार कविता है और बहुत ही बढ़िया, जिसको हम एक तरह से लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र का सार कह सकते हैं, लोकतंत्र की आत्मा जिसको कह सकते हैं, वो इस रचना में हमको देखने को मिलती है कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने प्रपौत्र के लिए इस प्रकार की दुनिया की कल्पना करता है। मुझे याद आ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता जिसको अंग्रेजी में हेवन ऑफ फ्रीडम नाम से लिखा गया है, और वहाँ वो यही कहते हैं कि फ्रीडम यानी आज़ादी का असली अर्थ वही है जहाँ हर कोई सिर उठा के चल सके। तो लगभग वही बात शेख अयाज भी इस रचना में करते हैं।
एक और शायर है वहाँ के, अतीत दाऊद, उनकी एक रचना मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सफर घर से कब्रिस्तान जितना है, लाश की भांति पिता, भाई, बेटे और शौहर के कांधों पर मैंने काटा है। मजहब का गुस्ल करवा कर, रस्मों का कफन ओढ़ाकर बेखबरी की कब्र में दफनाया गया है। क्या ज़बरदस्त बात इस रचना में भी हमको पढ़ने को मिलती है। बहुत सारी और भी रचनाएं हैं जिसका हम उल्लेख यहाँ कर सकते हैं। अयाज गुल नाम के एक और शायर हैं पाकिस्तान के, जिनकी एक नज़्म है, अभी तो दीप है जल रहा, अभी तो दीप है जल रहा, अंधेरे के चेहरे पे बैठा धूल है मल रहा, अभी तो दीप है जल रहा। पीड़ाओं की परछाई में एक ठहाका पल रहा, अभी तो दीप है जल रहा, मंजिल मिलनी है मिलेगी, अपना पथ है चल रहा, अभी तो दीप है जल रहा, अभी तो दीप है जल रहा। तो बड़ी सकारात्मक और आशावादी रचना ये हमको देखने को मिलती है। और इसी ऑप्टिमिज्म के साथ, इसी आशावाद के साथ मैं अपनी बातचीत आज इसी पर समाप्त करना चाहता हूँ और फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि जो साहित्य है वो सारी दुनिया में मनुष्य की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। साहित्य हमें जोड़ता है, राजनीति हमें बांटती है। तो हमें लगातार इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि सारी दुनिया का जो बेहतरीन साहित्य है हम उस तक किसी तरह पहुँचें, उसको पढ़ें और मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए, पूरी मानवता के हक में सोचने की आदत डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार चंडालिया सर। आपने बहुत अच्छी कविताओं का चयन किया, वाचन किया। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कला, संस्कृति और साहित्य जो है लोगों को आपस में जोड़ती है। और लफाजी और राजनीति, वैसे राजनीति का ये कर्म नहीं है कि लोगों को बांटे, लेकिन अभी बन गया है ऐसा। बाकी राजनीति वो है कि जो वंचितों को अपने समकक्ष लाने का काम करे। तो खैर अब वो एक लंबी बहस हो जाएगी अभी इस पे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इसी पॉइंट पे, और आशा करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा। तो और अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भी भेजें। अपने साहित्यकार मित्रों को अवश्य भेजें ताकि उनको भी ये पता लगे कि हम ये साहित्य कर्म भी राजनीति के साथ करते हैं और इसी से हमारा मतलब सब लोगों का जुड़ाव भी होगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंडालिया सर। आप हमें समय देते हैं और हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसके लिए भी आभार। धन्यवाद।